हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवर्स इन्फिनिटी आईएएस में। सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफी। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ज्योग्राफी को पढ़ते समय वो ये कि ज्योग्राफी को हम सिंगल सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जबकि ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी हमारी हिस्ट्री को डिसाइड करती है। हमारी हिस्ट्री को डिसाइड कौन करता है? ज्योग्राफी। हमारी पॉलिटी को कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी रिलीजन भी है। क्योंकि आप देखोगे तो जो रिलीजन पनपे हैं, निकल के आए हैं, जो छोटे छोटे कल्ट्स निकल के आए, वो सब ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। आपका कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। तो ज्योग्राफी को आप अभी तक जिस तरीके से देख रहे थे, आपके देखने का नजरिया मैं चेंज करने वाला हूं। हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे की जाए, कैसे उस सब्जेक्ट में महारत हासिल किया जाए, कैसे इसको स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आया जाए, थॉट प्रोसेस कैसे लेके आया जाए। देखिए, कोई भी आपको ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, पर ज्योग्राफी के लिए थॉट प्रोसेस निकाल के लाना ये बहुत टफ होता है। ये सब आपको नहीं बता पाएंगे। वो वही बता पाएगा जिसने बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और चीजों को इंटरलिंक किया है। हम यहाँ पे आज के क्लास में हम ज्योग्राफी को हिस्ट्री से, ज्योग्राफी को पॉलिटी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड है और कैसे आपकी ज्योग्राफी आपके इकोनॉमिक्स को डिसाइड करती है, कैसे आपकी इकोनॉमी आपकी ज्योग्राफी को डिसाइड करती है। क्या इकोनॉमिक्स की वजह से ज्योग्राफी में चेंज आते हैं? जी हाँ, जरूर आते हैं। लेकिन ज्योग्राफी की वजह से इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। समझ गए आप? आशा करता हूं ये पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस तरीके से हमें विचार करना ज्यादा जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग का पॉइंट, मतलब टाइमलाइन पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में ज्योग्राफी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। जो टाइमलाइन है, जो एज है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही डिटेल में जाएंगे। इस तरीके से जाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। आपकी सूझबूझ को बढ़ाए, आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाए, साथ में आपकी नॉलेज को भी इजाफा करे, इंक्रीज करे, आपका नॉलेज भी बढ़े। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ज्योग्राफी को पढ़ने कैसे वाले हैं। आपको ये मैं बता देने वाला हूं कि हम ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। क्या हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे? क्या हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर करेंगे? क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे? तो जी हाँ बच्चों, हम सब कुछ वन शॉट में कवर करने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि आप भी मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो आप क्या क्या चीजों को स्टडी करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ज्योग्राफी की बात करता हूं तो मैंने आपको बोला कि मैं इंटरलिंकेज बताऊंगा। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटरलिंकेज। अच्छा, ये जो इंटरलिंकेज है, ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये कंटिन्यूसली टॉपिक वाइज, जैसे अगर मैं कोई जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक समझा रहा हूं, आपको लैंड स्लाइड समझा रहा हूं, या फॉर एग्जांपल आपको रिवर सिस्टम समझा रहा हूं, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस रिवर सिस्टम की वजह से यहाँ की इकोनॉमी कैसे प्रभावित हुई, जो कि आपकी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में थॉट प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज करने वाला हूं जो आज तक शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा, फ्री प्लेटफॉर्म में तो कभी नहीं किया होगा। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। वो ये है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको पिछले 4 से 5 साल के ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि न्यूज़पेपर में आए हैं। अब मैंने न्यूज़पेपर बोला है, मैंने द हिंदू नहीं बोला, या मैंने सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे कवर करने वाला हूं ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर। कोई द मिनट का आर्टिकल आ चुका है या कुछ भी, तो हमने सेग्रीगेट करके रखा है, काफी ज्यादा रिसर्च करके उस टॉपिक्स पे ऊपर बनाए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से भी और ऐसा आपके कॉन्सेप्चुअल परस्पेक्टिव से भी कुछ नई चीज आई है, कुछ नया परस्पेक्टिव आया है जो आप मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, तो उसको मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे? हम करंट अफेयर्स को पूरा कवर करेंगे। आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है, इसको रीड करना है। देखिए, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, लेकिन एनसीईआरटी रीड करना आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जितना ये लेक्चर। तो एनसीईआरटी आप साथ में रीड करते चलेंगे। मैं एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करके आपको पढ़ाऊंगा, कुछ क्लिप्स भी लगा लगा के मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट से, हमारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यूपीएससी
आपकी सीडीएस में, आपके सीएपीएफ में, आपके जियो साइंटिस्ट में, आपकी स्टेट पीसीएस में, डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर कहां कहां क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे हमारी पीवाईक्यू की सीरीज आने वाली है, उस पीवाईक्यू की सीरीज में मैंने क्या किया है, अब आपको लगेगा कि सिर्फ यूपीएससी का पीवाईक्यू नहीं, हमने सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीआईएसएफ, इवन जियो साइंटिस्ट, यूपीपीसीएससी, एमपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, हरियाणा पीएससी, हमने सारे इंपॉर्टेंट पीसीएस को, हमने सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जहां पे जीएस पूछा जाता है, जहां पे भी जीएस का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और मुझे लगता है कि वो टॉपिक से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो टॉपिक आपके लिए लेके उस वहां पे इंक्लूड कर दिया है कि आपका रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में आए कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे देखिए ये दोनों एनसीईआरटी आपको क्लास 11th और 12th की दोनों दो एनसीईआरटी दोनों बाय हार्ट आपको रीड करनी है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है, आपको क्लास नोट्स कभी नहीं छोड़ना है, आपके क्लास के नोट्स आपको रीड करना है बाय हार्ट, इसका रिवीजन करना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और इसके साथ आपको एप्लीकेशन के अंदर हमारा मिल जाएगा। अगर आप थोड़े समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर जमा हुआ मिल जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आपको सारी पीडीएफ, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाने हैं। थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलने वाला है, थर्ड नंबर पे जीसी लियोन, हम जीसी लियोंग को भी पूरी तरीके से कवर करेंगे। जीसी लियोंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हम इसको भी एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी एनसीईआरटी इसके बाद हम चौथे नंबर पे मैंने और दूसरा क्यों रखा है, इसका इंपॉर्टेंट है 6 to 10th की सभी एनसीईआरटी को भी हम कवर करेंगे। वैसे हमारी एनसीईआरटी की एक अलग से सीरीज आ रही है, जिन लोगों का बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, जिन्होंने आज तक कभी यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करी, या समझ लीजिए कभी एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल टेक्निकल से यार उनको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, उनके लिए भी ये लेक्चर है। लेकिन उसके साथ में मैंने एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है अलग से एक सीरीज में, कि जिसको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, अभी एकदम से नहीं वो करना है, तो वो उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपको रखना है ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड कहां पहुंच गए, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आपको रखना है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको अपने साथ में रखना है, अगर नहीं है तो आप इसको खरीद लीजिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें जाइए, ये देखिए, स्पेस देखिए, इसको देखिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्टार्टिंग से ही मैप पे ध्यान रखें, वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आज हम जो पढ़ेंगे वो जियोमॉर्फोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर मैं बोलूं ज्योग्राफी के अंदर मेजर जो ज्योग्राफी के अंदर आपके टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, जियोमॉर्फोलॉजी है, और क्या है, क्लाइमेटोलॉजी है, और क्या है, आई थिंक ओशनोग्राफी है, और क्या है, और सोचो और क्या हो सकता है, अच्छा ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, आई होप सब कुछ हो गया लगभग लगभग। तो मतलब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये एक सर्कल लिया, सर्कल मतलब ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, जब हमारा अर्थ है तो इस पे कुछ इस तरीके से लैंड मासेस जो हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये दिस इज द लैंड मास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये समझ लो मैंने एक तरफ बना दिया, ये वाटर है, ये पानी है, यहाँ पे भी कुछ हिस्से में पानी है। ठीक है, तो अगर आप इसको नोमेनक्लेचर देंगे तो दिस इज बेसिकली ये जो है ये क्या है, अगर आप इसकी स्टडी करते हैं, ये इस लैंड मास की स्टडी करते हैं, तो जिसको हम कहेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब ज्योग्राफी, अर्थ जो आपका स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आपकी स्टडी करना है तो जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। बट कहीं अगर आपको इसके बाहर ये जो ओशन है, दिस इज ओशन, अगर इसकी स्टडी करते हैं तो आपको बोला जाएगा ओशनोग्राफी। अगर हम इसकी स्टडी करेंगे वाटर की, जो ओशन है हमारा, तो वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, मतलब अगर हायर स्टडीज में जाएंगे तो एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ओशनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ आप ये एटमॉस्फेयर, जो आपका ये एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेटोलॉजी।
बेसिकली यही 3 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ रहने वाले लोगों की और उसकी कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी वगैरह सारी चीजें, उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं, तो वो अलग सब्जेक्ट है अपना, वो अलग टॉपिक है, वो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। पर ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मेनली स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से, थ्योरी देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, सब कुछ हम देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मैंने जैसे बोला था ना कि ज्योग्राफी जो है ना एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, वो आपकी सब कुछ डिसाइड करता है, वो आपकी इतिहास से लेके हर एक चीज को डिसाइड करता है, वो है ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। अगर आपको मीन्स आंसर राइटिंग लिखना नहीं आ रहा है, ये चीजें नहीं आ रही, तो आज के बाद चिंता भूल जाइए, क्योंकि सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए, बहुत साल पहले बिग बैंग बिग बैंग थ्योरी हुई थी। बिग बैंग, ऐसा बोलते हैं कुछ साल पहले दोस्तों, तो ये बात हुई थी, हमको भी, आगे मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर एगो क्या होता है, बिलियंस ईयर एगो एक बिग बैंग थ्योरी होती है। अच्छा, ये बिग बैंग थ्योरी और इन सब के बारे में एक सेपरेट लेक्चर अलग से लेके आऊंगा, तब मैं डिस्कस कर लूंगा बीच में कभी, जब हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक मतलब जियोग्राफी से, जियोमॉर्फोलॉजी से ओशनोग्राफी में जाएंगे, कहीं पे भी, तो मैं डिस्कस कर लूंगा। ऐसा जस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी की सीरीज में हम डिस्कस कर लेंगे, इसलिए मैंने रखा है जिससे आप लोग बोर ना हो उस लेक्चर से, है ना, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बना रहे। फिर कुछ टाइम बाद सन इग्नाइट होता है, फिर अर्थ का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मून फॉर्मेशन होता है, फिर पहला हमारे पास प्रोकैरियोटिक आता है, सेल आता है, फिर फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर यूकैरियोटिक सेल आता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आता है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले ऑक्सीजन नहीं आया था, ऑक्सीजन बाद में आया था। इसके बाद बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पेंजे, फंजाई, कोरल्स, कोरल्स कितने बाद में आते हैं देखो, ठीक है। इसके बाद फिश, वर्टिब्रेट्स वगैरह, ये सब डायनासोर, रेप्टाइल्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए। आज हम जो है ये राइटिंग मिली हमको, फिर ये देखो राइटिंग बहुत टाइम बाद होमोसेपियंस आए, फिर राइटिंग मिली, फिर अभी जाके हम यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ, टाइम स्केल बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर अर्थ की जो एज है, अर्थ की जो अभी तक एज है, 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है। आज की डेट में अर्थ की एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म हुआ था, पैदा हुआ था। ठीक है, रॉक और लेयर्स की जो स्टडी होती है, अच्छा ये पता कैसे चला, रॉक्स की स्टडी करके, किस चीज की स्टडी करके, रॉक्स की, उनके लेयर्स की स्टडी जब हम करते हैं तो हमें उस चीज से ये पता चला, और उससे हम क्या कहें, स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, स्ट्रेटिग्राफी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है, वो इसकी स्टडी करता है। ये आप देखिए इस तरीके से स्टडी होती है। ये रॉक है आपका, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा ये पैलेयोजोइक एरा का है। एक बोलते हैं यार किस, ये तो बाबा आदम के जमाने का है भैया, ये तो बाबा आदम के जमाने का है ना। तो बाबा आदम के जमाने की बोलते नहीं यार, ये तेरी सोच यार बिल्कुल बाबा आदम के जमाने की, मतलब बहुत पुराने हैं यार। किस एरा से है भाई तू, ये तो मुझे नहीं लग रहा तू इस एरा का है, तू तो बिल्कुल पुरानी। तो ये क्या दिखाता है, ये हिस्ट्री कैसे हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब वो आपको बताएंगे कि यहीं से हिस्ट्री का पता चल रहा है, ज्योग्राफी की स्टडी करके हिस्ट्री का पता चल रहा है। हमने देखा कि लाइमस्टोन यहाँ पे मिल रहा है, हमने देखा शेल गैसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा ये सैंडस्टोन है। ठीक है, हमने देखा कि कोलोराडो रिवर, देखो ये रिवर नीचे आया, प्रोटेजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम का ये रॉक्स है। ये रॉक्स जो है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे इन सब चीजों का पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। चलिए आते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझना है, टाइम का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिवीजन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इयोन्स, एरा, पीरियड, इपोक एंड एजेस। सबसे पहला जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है उसको हम इयोन्स कहते हैं। इयोन्स को हमने, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कहां पे ले लूं, कुछ खाली जगह दिख जाए मुझे। चलो, फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी के 100 साल हैं, आपकी जिंदगी के 100 साल हैं, आप 100 साल जिंदा रहने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, 100 साल तक, क्या बात है, बहुत बड़ी। तो आपने क्या किया, 50-50 में डिवाइड कर दिया, 50-50। 50 साल आपकी यंग एज है ना, जवानी की, वो क्या जवानी के दिन थे सर, जब हम जवान हुआ करते थे, क्या मजेदार थे। और 50 साल आपका बुढ़ापा, ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज, बुढ़ापा आ गया आपका, ये आपने डिवाइड कर लिया। तो आपने क्या किया, अपनी एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। नाउ अब आप क्या करने वाले हैं, अब आपने ओल्ड एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25 साल ये, 25 साल ये। आपने यंग एज को भी 25 ये, 25 ये डिवाइड कर लिया। मैंने बोला कि भाई यंग एज में ये वाला जो था मेरा एडल्ट एज था, मेरा बचपना था,
ऐसा समझ लो। और 25 थोड़ा समय मैच्योर हो गया, ठीक है, थोड़ा समय मैच्योर हो गया। नेक्स्ट 25 में थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आते हैं ना आफ्टर 25 ईयर, तो ये हो गया। ओल्ड एज में हमने बोला कि ये टाइम में थोड़ा समय एनर्जी थी, एनर्जेटिक था, इस टाइम पे मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, है ना। 75 के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है ना, बहुत बिल्कुल आराम से भाई, आराम से काम होता है, तो एनर्जी खत्म हो गई। तो आपने क्या किया, यू हैव डिवाइडेड योर एज। इसी तरीके से अर्थ की एज को हमने डिवाइड किया, 4.5 बिलियन 4.6 बिलियन ईयर्स को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद से पूरा हिस्ट्री चेंज हो गई। ज्योग्राफी के अंदर कुछ ऐसा इवेंट होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी चेंज होती है जिसकी वजह से हमने उस एज को डिवाइड किया। समझिए बात को, मतलब ऐसा समझिए कि पहला अर्थ मोल्टन फॉर्म में था, बिल्कुल लिक्विड मोल्टन फॉर्म में उबल रहा था, आग थी अर्थ के अंदर, बिल्कुल गर्म था, आपकी तरह हॉट, है ना। तो गर्म था अर्थ। फिर जब अर्थ कूल हुआ तो हमने वहां से कट मारा, कट मतलब हमने टाइम का कट मारा कि अब यहां से समय चेंज होता है, हमने एक नई एज बोल दी, नई एज मतलब नया टाइम पीरियड बोल दिया कुछ, है ना। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि पहली बार हमें क्या देखने को मिला, ऑक्सीजन देखने को मिला, तो हमने कुछ और बोल दिया। पहली बार हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिला, तो हमने कुछ और बोल दिया, हमने फिर डिवाइड कर लिया। पहली बार सर, पहली बार तो हमें भी हुआ था, फिर क्या कहते हैं सर, वो बातें बताई नहीं जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो टाइम पीरियड है उसको इस पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आ सकता है कि इयोन्स एरा पीरियड इपोक एजेस में सबसे बड़ा कौन सा है, इयोन्स या क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है, तो इयोन्स सबसे बड़ा है, ध्यान रखिए। इयोन्स, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपोक और फिर एजेस, सबसे लास्ट में एजेस आता है, ठीक है। इयोन्स सबसे बड़ा, एजेस मतलब समझे कि आपकी एज बोलते हैं ना कि कितनी एज हो गई तुम्हारी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के हो गए, तो एज, तो ऐसा समझ लो एजेस मतलब बहुत छोटी इकाई है ना ह्यूमन की। तो ह्यूमन हम तो छोटे छोटे लोग हैं, है ना, हम भाई छोटे लोग, बड़े बड़े लोग तो बहुत लंबा जीते हैं। तो एज जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे छोटा याद रहेगा, एज हमारी है तो इसलिए हम सबसे छोटे हैं, ठीक है। इयोन्स सबसे बड़ा है, फिर एरा, बोलते हैं यार किस एरा का है, ये तो भाई डायनासोर के एरा का लग रहा है, तो ऐसा बड़ा बिल्कुल बहुत पुराना, तो एरा हो गया। पीरियड, एरा के बाद पीरियड, 2 ई पहले आता है, एक ही लास्ट में आता है, पीरियड फिर इपोक। अच्छा, कभी आपको के ए दिखा, ये इस तरीके से कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया के मतलब किलो एनम बोलते हैं, के बाय ए इस तरीके से लिखा दिख सकता है आपको, कभी भी इस तरीके से लिखा दिख सकता है, के बाय मतलब 1000 साल पहले। अगर लिखा हो 2k बाय ए मतलब 2000 ईयर्स एगो। कभी भी m बाय ए लिखा गया मतलब मिलियंस ईयर एगो। अगर लिखा गया 5m बाय ए मतलब 5 मिलियन ईयर एगो। कभी भी इस तरीके से लिखा है 5m बाय ए मतलब 5 मिलियन ईयर एगो। कभी भी g बाय ए लिखा आ गया तो आप क्या बोलोगे, बिलियन ईयर एगो, क्या बोलोगे, गीगा एनम मतलब बिलियंस ईयर एगो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इयोन्स, एरा, पीरियड, इपोक। अब आप ये पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको पूरा डिवीजन दिया है। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल इतना इजी वे में समझाऊंगा कि कभी आपको दिक्कत जाएगी ही नहीं, ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो आपको ध्यान रखना है कि हेडेंस, आर्कियंस, प्रोटेरोजोइक एरा, है ना। अभी ये बिल्कुल ऐसा घबराना नहीं, एक एक करके आऊंगा, सब में आऊंगा, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हमने डिवीजन किया है। पहला हमारा क्या था, ये हमारा इयोन्स था, फिर हमने एरा में डिवाइड किया, फिर हमने पीरियड में डिवाइड किया, फिर हमने इपोक में डिवाइड किया, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके सामने है, सामने क्या है, इयोन्स। अब याद रखना है कि 4 इयोन्स है, ऐसा समझो अगर आपको ये याद है 4 युग है ना, 4 युग है, त्रेता युग, द्वापर, और बताओ कौन सा युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे ही 4 युग, तो हमने भी डिवाइड कर दिया इयोन्स को भी 4 पार्ट में। देखिए कितना साइंटिफिक रिलेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वही है, बट समझने के लिए, है ना, समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ याद रखने के लिए आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने बोला हेडेंस, सबसे पहला युग, है ना, युग नहीं मतलब इयोन, सबसे पहला इयोन्स हेडन था, हेडियन, ठीक है। फिर आर्कियन, आर्कियन याद रखना, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर फेनेरोजोइक, ठीक है, याद रहेगा। चलो, फेनेरोजोइक जो था 540 मिलियन ईयर एगो से अभी तक चल रहा है। अभी जो जिस युग में, मतलब युग नहीं है, इयोन्स कहना चाहिए, तो जिस इयोन्स में अभी हम हैं, फेनेरोजोइक इयोन्स है। कौन सा इयोन्स है, फेनेरोजोइक
लेक्चर के लास्ट तक एक एक चीज याद करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, बस ध्यान से बैठ के सुन भी लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी कोई भी एक भी क्वेश्चन इससे आ गया तो छूट के नहीं जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आऊंगा जहां मैं हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे उल जलूल कहीं से भी उठा के दे रही, आपका प्रॉपर यूपीएससी अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसा ना लगे कि कुछ भी फालतू क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब हेडियंस की बात करते हैं। हेडियन जो था, समझना, मैंने जूम कर दिया, हेडियन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। हेडियन जो है 4560 से 4000 मिलियन ईयर्स एगो तक था। अच्छा, इस समय क्या होता है? इस समय अर्थ का जन्म होता है। भाई जन्म हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन हमारा, जन्म हमारा भी हुआ था उस समय, कितना इंपॉर्टेंट बात है। आज तक हम बर्थडे मनाते हैं, है ना, हम अपने जन्म को भूल ही नहीं पाए, भाई अभी तक बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है। तो नेम आफ्टर द हेडिस, हेडिस के नाम पे रखा गया है, एक ग्रीक गॉड हुआ करते थे, ठीक है। अंडरवर्ल्ड बिकॉज द अर्थ वाज हेलिस, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हुआ करता था, बट देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ। जब ये पैदा हो तो कैसे साइन ऑफ लाइफ होता है? पूरी गर्म थी पृथ्वी, आग की तरह उबल रही थी, समझो, पानी था, मोल्टन स्टेट में था, लावा जो कहते हैं ना उस स्टेट में था, उबल रहा था चारों तरफ पृथ्वी, आग थी, पानी कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, पानी वगैरह नथिंग इज प्रेजेंट, समझ रहे हो? आग की तरह लावा था, आग थी, आग का गोला था पृथ्वी, ठीक है। तो पैदा होता है आग की गोला की तरह, ये पैदा होता है। इसके बाद क्या होता है? अर्थ वाज मोल्टन, मैंने बताया आपको, बॉम्बार्ड बाय द एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। उस समय ऐसा था कि भाई आग का गोला था, तो कहीं यहां से एस्टेरॉइड, कहीं यहां से एस्टेरॉइड, कहीं यहां से, तो चारों तरफ से एस्टेरॉइड गिरना स्टार्ट हो गए थे। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आप लोगों के नोट्स तैयार किए हुए हैं ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, बहुत शानदार शानदार नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये सब आपको टेलीग्राम और हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप ये सारी चीजों को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि जब मेटेरॉइड्स गिरना स्टार्ट होते हैं, तो अगर मेटेरॉइड्स गिर रहे हैं तो कुछ तो होगा, तो मेटेरॉइड्स गिरना स्टार्ट हो गए। तो मैं उससे आगे बताऊंगा कि किस एरा के अंदर जो मेटेरॉइड्स गिरे थे, तो वो लेक बन जाते हैं, जिसको आप मेटेओर लेक्स कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इंडिया के अंदर कहां पे है मेटेओर लेक, आपको कमेंट्स करके बताना है, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है, मेटेओर लेक्स इंडिया में कहां है, ठीक है, हम इसे मेटेओर लेक कहते हैं। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है, 4.5 बिलियन ईयर एगो, प्लेनेट साइज जो है, बॉडी नेम थिया, कोलाइड विद द अर्थ के साथ कोलाइड होता है, और फिर उससे थोड़ा सा पार्ट निकल के वो जो क्या बनाते हैं, वो हमारा प्यारा सा छोटू सा, जिसे हम बोलते हैं ना, जिसके लिए आप बोलते रहते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा चांद है, तो वही चांद है जिसको आप बचपन में पहले चंदा मामा कहते थे। चंदा मामा दूर के, वो पहले हमारे पास थे, टकराया, एक कौन सा टकराया, प्लेनेट साइज का, हमारे ही प्लेनेट साइज का, उसका नाम था थिया, THEI, हमने इसको नाम दे दिया, मतलब उसका नाम नहीं था कि वो, ऐसा नहीं कि आ रहा हूं टकराने, मेरा नाम थिया है, मेरा नाम आज थिया है, मैं टकरा के तुमको भ्रष्ट कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं था। थिया टकराता है, कोलाइड होता है अर्थ के साथ, और मून का फॉर्मेशन होता है, क्रिएटेड द मून। तो मून कैसे बना, इसकी कहानी भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर कुछ थ्योरीज भी हैं और भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको भी आपको बताऊंगा। अर्थ कूल होता है स्लोली, वोल्केनिक आउटरेज होता है, CO2 रिलीज होना स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, वाटर वेपर फॉर्म होता है, धीरे धीरे सब बनता है, लेकिन उस समय ऑक्सीजन एब्सेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। अगर कोई पूछता है एट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट था, नो, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, ठीक है। डिस्पाइट द हाई टेम्परेचर, 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो लेकिन वाटर उस टाइम पे, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता था क्या? यस सर, 100 डिग्री सेल्सियस में तो उड़ जाता है, फिर कैसे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है? सोचने वाली बात है। देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस में अर्थ का जो है बॉइलिंग पॉइंट है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, वहां पे प्रेशर कहां होती है, यहाँ पे साइंस घुस गई। देखो ज्योग्राफी के अंदर कैसे साइंस आ रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस वाटर को मैं बॉईल करता हूं, लेकिन समझना है, ये जो वाटर है मैं इसको बॉईल कर रहा हूं, और बॉईल करते टाइम इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये 100 में होगा। लेकिन जैसे मैंने इसको बंद करके इसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसके बॉयल होने का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर ये 200 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा, 200 डिग्री सेल्सियस तक भी ये बॉयल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर मैंने उस लेवल तक इसका बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया, तो इसका 27 एटमॉस्फेरिक, जो अभी 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, तो उस समय कितना एटमॉस्फेरिक था, 27 एटमॉस्फेयर जो है टेम्परेचर था, इसलिए वहां का बॉइलिंग पॉइंट जाता था, ठीक है। ये हमने समझ लिया, हमारा हेडियन इयोन्स को हमने अच्छे से समझ लिया। अच्छा, इसको हमने डिवीजन नहीं किया। सर आप बोलोगे सर इसका डिवीजन नहीं किया, आपने बोला था इयोन्स आता है, फिर क्या आता है, अरे सर भूल गया, इयोन्स, एरा, फिर बताओ 2 ई, फिर पी,
इयोन्स, एरा, पीरियड, इपोक, याद रखना, इयोन्स, एरा, पीरियड, इपोक, फिर लास्ट में एजेस। तो इसको हमने डिवाइड नहीं किया है ना, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं किया है। आर्कियन ईयर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ क्यों नहीं, ठंडा हुआ, अब आर्कियन ईयर डायरेक्ट फिर ठंडा होता है ना, अर्थ वाज कूलिंग, फिर हमने डायरेक्ट इयोन्स में डिवाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग गया उसको ठंडे होने, 560 मिलियन ईयर लग गया, 560 मिलियन ईयर लग गया ठंडा होने में, समझो, 1-2 साल नहीं लगे हैं, लॉट ऑफ टाइम इट टेक्स। तो अर्थ कूल होना स्टार्ट होती है, ठंडी होती है अर्थ, ठीक है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म इमर्ज प्रोकैरियोटिक, इसी टाइम पे पहली बार कोई जिंदगी पनपती है, किलकारी खिलती है, वो किलकारी है, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आता है जिसके अंदर न्यूक्लियस तक प्रेजेंट नहीं था, वो आज तक एग्जिस्ट है, सच एज साइनोबैक्टीरिया, आपने पढ़ा होगा। अब आप याद करो अपने उन दिनों की बातें, अगर आपने देखा है तो साइनोबैक्टीरिया यूपीएससी कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्यों पूछ रहा है भैया, क्योंकि पहला सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाओ, बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया 3.5 बिलियन ईयर एगो, यूपीएससी क्या हर किसी का ये फेवरेट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि पहला लाइफ फॉर्म है जो एग्जिस्ट हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो क्या आपके बारे में पूछेंगे, ये बताइए, तो पूछेंगे। समझना है टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अब समझिए कि उस समय जो ओशन हुआ था, ओशन हुआ करता था, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता था ड्यू टू द CO2 कंटेंट। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, CO2 प्रेजेंट था, तो CO2 की वजह से जब CO2 की मात्रा ज्यादा होती है तो वाटर जो होता है एसिडिक होने लगता है। समझ रहे बात को? जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना एसिडिक रेन का कॉन्सेप्ट, अगर आपने कभी पढ़ा है, सुना है भी होगा, तो इसलिए एसिडिक रेन, CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा जब हो जाती है तो वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। CO2 की मात्रा ज्यादा करोगे तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट को जो है स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया था, कॉन्टिनेंट्स बनना स्टार्ट हो गए थे, मतलब ये ऐसा नहीं था कि 2-4 दिन की बात है, 4000 से, समझो 4000 से 2500 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, मतलब लगभग लगभग आप समझोगे तो 1500 मिलियन बहुत होता है, 1500 मिलियन ईयर का ये टाइम पीरियड है, 1500 मिलियन का ये टाइम पीरियड है, ये 1-2 साल की बात नहीं हो रही है। तो सम ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे वो इसी इयोन्स का पार्ट है, इसी इयोन का पार्ट है, एरा की बात नहीं कर रहा हूं, इसको भी डिवाइड नहीं किया गया है, इसी इयोन का पार्ट है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग में आपके बैठ जाए। अब आपको ये समझना है, हालांकि इसमें हम आगे डिवाइड भी करेंगे, बात को समझना है कि जब मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो इसमें पूछूंगा ये किस इयोन का पार्ट है, आप लोग फटाफट आंसर दे दोगे, है ना, आप लोग होशियार बच्चे क्योंकि आप लोगों ने याद कर लिया है। फिर आता है हमारा प्रोटेरोजोइक इयोन्स। देखो प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ कर देना, है ना, और माफ करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। चलो, अपार्ट फ्रॉम जो 2500 ईयर से 540 मिलियन ईयर एगो तक की बात मैं कर रहा हूं, बहुत लंबा अंतराल, लगभग 2500 या 2000 मान लो यार, 2000 मिलियन ईयर तक की बात कर रहा हूं, जब पहली बार हमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलना शुरू। सर यहां अगर पहली बार ऑक्सीजन आ रहा है तो ये लाइफ फॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, लाइफ के लिए तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बच्चा, जो सिंगल सेल था इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बताए लोग नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो इसमें से एक था, है ना, समझिए बात को, आगे मैं समझाऊंगा, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं हमारी दुनिया में। तो ऑक्सीजन बिगन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर और फोटोसिंथेसिस बाय द साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट हो जाता है, पहली बार फोटोसिंथेसिस होता है जिसको हम द ग्रेट ऑक्सीजनेटेड इवेंट कहते हैं। द ग्रेट ऑक्सीजनेटेड इवेंट, अगर कभी किसी ने पूछा आपसे क्या होता है या क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए, द ग्रेट ऑक्सीजनेटेड इवेंट इज द इवेंट वेयर ऑक्सीजन बिगन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय साइनोबैक्टीरिया, बार बार बोल रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रिसर्च करोगे, थोड़ा सा सर्च करोगे साइनोबैक्टीरिया के ऊपर, यूपीएससी कई बार क्वेश्चन साइनोबैक्टीरिया के ऊपर पूछ चुका है, आगे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में, इन्वायरमेंट के सीरीज में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से इन्वायरमेंट भी आपका लिंकेज है, तो आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है ध्यान से। यूकैरियोटिक आ जाता है, सेल के साथ न्यूक्लियस आना शुरू हो जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो जाती फटाफट होना स्टार्ट, फटाफट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी, पर इस समय पे जल्दी जल्दी इस पूरे अंतराल के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉडर्न कॉन्टिनेंटल क्रिस्ट जो बना हुआ है वो सब इसी समय जो है फॉर्म हुआ वाला होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 88% की जो अर्थ की हिस्ट्री है वो प्री कैम्ब्रियन सुपर न्यून, इसको बोलते हैं, तीनों एरा को मिला के प्री कैम्ब्रियन एरा का है,
मतलब प्री कैम्ब्रियन इयॉन्स का है। ये तीनों इयॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने इनको देख लिया, तीनों को एक साथ देखा है। अब फेनेरोजोइक को हम डिटेल में देखने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, फेनेरोजोइक को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो, अब फेनेरोजोइक एरा इयॉन्स को हम देखते हैं। हम इन तीनों का कोई डिवीजन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया इन तीनों का कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन फेनेरोजोइक का डिवीजन है। फेनेरोजोइक को क्योंकि हमारे लिए प्रेजेंट है तो हम इसको देखेंगे। फेनेरोजोइक एरा के अंदर क्या होता है, पहले तो आप इसको समझिए, इस इयॉन्स को ही हम एरा में डिवाइड करते हैं। वी हैव डिवाइडेड द इयॉन्स इनटू द एरा पार्ट, एंड कितने एरा में डिवाइड किया, 3 एरा में डिवाइड किया है हमने। पहली पैलेलियोजोइक, ठीक है, और मीसोजोइक और सीनोजोइक, पीएमसी, पीएमसी याद रखना। पी सबसे पुराना, फिर मिडिल का एम और सी का सी, मतलब ऐसा याद रखिए, सी मतलब करंट, एम मतलब मिडिल और पी मतलब प्री, है ना, याद हो गया ना, प्री मिडिल करंट, याद हो जाएगा। पहला पहला पैलेलियोजोइक हो गया, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरी, मिसोजोइक हो गई और सीनोजोइक, पैलेयोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक, पैलेयोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक, याद हो गया, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। 550 मिलियन से 250 मिलियन ईयर एगो तक, फिर 250 से 66 मिलियन ईयर एगो तक, 66 से प्रेजेंट तक। सर ये टाइम पीरियड हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कहां पे क्या, मैंने बोला ना कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, उस इवेंट पे हम तोड़ते हैं। जैसे हमने इयॉन्स को डिवाइड किया था, पहले हमने देखा जब अर्थ पैदा हुआ तो हमने उसको बोल दिया हेडियन, फिर जब अर्थ कूल होना स्टार्ट हो गया तो हमने उसको बोल दिया आर्कियन, फिर जब ऑक्सीजन आना स्टार्ट हो गया तो हमने इसको बोला प्रोटेरोजोइक इयॉन। हमने 3 इयॉन कर लिए। फिर चौथे में ऐसा क्या होता है, व्हेन लाइफ बिकम विजिबल, जब हमें जिंदगी दिखना शुरू होती है। जिंदगी तो सर मेरी तब आई थी जब वो मेरी लाइफ में आई थी, वो जब से गई जिंदगी चली गई, है ना, ऐसा ही हुआ था। पर कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपकी लाइफ में मैं जिंदगी लाने वाला हूं। वो कैसे लाने वाला हूं, इस स्टडी के थ्रू। जब आप एग्जाम निकालेंगे ना तो सब कुछ वापस आ जाएगा, जो भी आपके पास से गया है ना वो सब कुछ वापस तभी आएगा जब आप कुछ हासिल कर लोगे अपनी जिंदगी में। देखो यार, जब तक तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे ना तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। और जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, कुछ हासिल कर लोगे, यकीन मानो उस दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। जिस तरफ देखोगे, जिस चीज को देखोगे, जो चीज की इच्छा मन में पनप रही है, वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और ये होता है जब आप सक्सेस हो जाते हो तो दुनिया आपके पीछे चलती है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि पढ़ लो, मेहनत करो, जी जान लगा दो, एक बार इतनी मेहनत करो कि सब कुछ त्याग दो। फिर क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन एक बार मेहनत तगड़ी करो, ठीक है। ये उसको देखते हैं, वापस आते हैं, गो बैक टू आवर स्टडी। फेनेरोजोइक एरा, फेनेरोजोइक इयॉन्स, फेनेरोजोइक जो इयॉन्स है वो अभी तक चल रहा है, 540 से शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक चल रहा है। दिस इज अ टाइम व्हेन लाइफ बिकम विजिबल, लाइफ जिंदगी विजिबल होना हमें शुरू होती है हमारी आंखों के सामने। फेनेरोजोइक का मतलब सिंपली मतलब ही होता है विजिबल, लाइफ, लाइफ दिखना शुरू होती है। हम और आप दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इसलिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जो है लाइफ फ्लरिश्ड होती है, अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीजें जो है दिखना हमारे शुरू, फॉसिल्स के रिकॉर्ड से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। मल्टीपल मास एक्सटेंशन हो चुका होता है इस बीच में। अच्छा, मैंने बोला मल्टीपल मास एक्सटेंशन, अगर सिर्फ मास एक्सटेंशन इसी एरा में होता, क्योंकि मास होगा तभी तो एक्सटेंट होगा, बिना मास के मास एक्सटेंशन होगा नहीं। तो इस इयॉन ने मल्टीपल मास एक्सटेंशन देखा है, अभी तक टोटल 5 मास एक्सटेंशन देख चुका है। मास एक्सटेंशन का मतलब यह है कि अगर मान लो एक ऐसा कुछ इवेंट होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से इतने, जो भी लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी क्रिएचर थे, जो भी ऑर्गेनिज्म थे, कोई भी था, वो सब कुछ, जो भी लिविंग एंटिटी थी, वो सब खत्म हो जाते हैं। 60%, 70%, 80%, 90% तक खत्म हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी से पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे आपने देखा होगा ना, डायनासोर मूवी तो देखी होगी, तो जो जो डायनासोर इस विलुप्त हो गए ना, वो इसीलिए हुए हैं, वो मास एक्सटेंशन का ही पार्ट रहे। मैं आपको आगे बताने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला। पैलियोजोइक इयॉन्स हो गया, फिर मेसोजोइक इयॉन्स हो गया, फिर सेनोजोइक इयॉन्स हो गया। अब हम इसको बारी बाय बारी, अब हम इयॉन्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम इयॉन्स पढ़ रहे थे। नाउ वी आर ट्रांसफर टू द एरा। अब हम एरा देखेंगे और एरास का डिवीजन देखेंगे, तीनों एरा का हम डिवीजन देखेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तक इयॉन्स समझ में आ गया। नाउ अभी आपके दिमाग में बैठने के लिए मैंने ये बना के रखा है, हर बार 4 इयॉन्स होते हैं। 4 इयॉन्स में फेनेरोजोइक हमारा प्रेजेंट है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 एरा के अंदर, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। और अभी हम पढ़ रहे हैं पैलियोजोइक एरा। ध्यान से देखिए, पैलियोजोइक एरा को हमने कितने पीरियड्स में डिवाइड किया है, क्योंकि इयॉन्स के बाद एरा आता है, एरा के बाद क्या आता है, पीरियड आता है।
ठीक है, पीरियड आता है और यही पीरियड है। तो हमने पीरियड में डिवाइड कर लिया, इयोन्स एरा देन पीरियड। अब पैलियोजोइक एरा को देखिए, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, फर्स्ट मास एक्सटेंशन होता है, फिर सिल्यूरियन पीरियड होता है, फिर डेवोनियन पीरियड होता है, फिर सेकंड मास एक्सटेंशन होता है, फिर कार्बोनिफेरस पीरियड होता है, फिर प्रीमेनियन पीरियड होता है और फिर थर्ड मास एक्सटेंशन होता है। तो इस एरा के अंदर 3 मास एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 3 मास एक्सटेंशन ऑलरेडी हैपेंड इन दिस एरा। और कितने पीरियड है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पीरियड है। हमने टोटल 6 पीरियड में डिवाइड किया है और 3 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं। कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड अब हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। पैलियोजोइक एरा को हमने कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड हो गया, सिल्यूरियन पीरियड हो गया, डेवोनियन पीरियड हो गया, कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया और पर्मियन पीरियड हो गया। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पैलियोजोइक एरा का ना एक निक नेम है, जानते हो वो निक नेम क्या है? कोई गेस कर सकता है? एनीवन? पैलियोजोइक एरा का एक निक नेम है जिसे हम कहते हैं एज ऑफ मैरीन। मतलब यहां पे सी लाइफ आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सी लाइफ जैसे फिशेस वगैरह हो गई, एम्फीबियंस हो गए, ये सब यहां पे आना स्टार्ट हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं, इजिली आप लोगों के लिए दिखेगा। टेक द कैम्ब्रियन पीरियड की बात करते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो आखिर क्या खास हुआ था इस पीरियड के अंदर? कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ऐसा क्या खास हुआ था? एक तो याद रखना है 540 से, हालांकि ये सब आपको याद नहीं रखना है, 485 मिलियन ईयर एगो तक ये रहा है, ठीक है। तो कुछ 45 मिलियन ईयर एगो तक का समय है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरीन लाइफ आना स्टार्ट हो गई थी, इवोल्यूशन ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी वगैरह आना स्टार्ट हो गई थी, एर्थोपोड्स वगैरह, ठीक है, ये सब आना स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई थी, जस्ट स्टार्टेड। ऑर्डोविशियन पीरियड, अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ ना, स्टार्टिंग है लाइफ, अभी अभी स्टार्ट हुई है, अब क्या होगा उसके बाद? छोटी छोटी एल्गी आई हैं, अब एल्गी के बाद क्या आएंगे? फिशेस आना शुरू होंगे। तो ये इस पीरियड में प्रिमिटिव फिशेस, कोरल्स वगैरह मेनली यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, प्रिमिटिव फिश। फिर फर्स्ट मास एक्सटेंशन होता है, ये सब जितने भी रहते हैं पूरी के पूरे खत्म हो जाते हैं। 85%, समझना है कितने, मैं इसको रेड उससे डार्क ब्राउन से लिखता हूँ। 85% मैरीन जो है, क्योंकि मैरीन लाइफ ही थी, तो पूरी की पूरी 85% मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। सोचो, एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। 85% देखो खत्म हुई, ड्यू टू किसकी वजह से? ग्लेसिनेटेड फॉल इन CO2। जो ग्लेसिनेट, जैसे अर्थ कूल हुई तो क्या हुआ? बर्फ जम गया, बर्फ जम कर ग्लेसिनेट हुआ तो बहुत ज्यादा पानी आ गया, CO2 की मात्रा भी सटक से कम हो गई, वोल्केनिक की वेदरिंग हो गई, सिलिकेट्स वगैरह बहुत तेजी से। तो इस वजह से क्या हो गया? पहला मास एक्सटेंशन होता है। तो फर्स्ट मास एक्सटेंशन हो चुका है। ये सब जितने भी थे ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 85%, मैंने ये नहीं बोला 100%, 85% कुछ रह जाते हैं, कुछ बेचारे बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उन्हीं से फिर आगे एवोल्यूशन होता है और आगे चीजें फिर बढ़ती हैं और होता है सिल्यूरियन पीरियड आता है फिर आपका। अब इस सिल्यूरियन पीरियड में क्या होता है? सबसे पहले ही समझना है, 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर बनते हैं। गोंडवाना लैंड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो गोंडवाना हो गया, लॉरिशियन हो गया, बाल्टिक हो गया और साइबेरिया हो गया। गोंडवाना, बाल्टिक, बाल्टिक सी भी आपने सुना होगा, ठीक है, लॉरिशियन और साइबेरिया, ये 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो हैं बनना स्टार्ट होते हैं। वेदर थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू होता है, सी विंड्स, और धीरे 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 कोरल लीफ जो है बढ़ना शुरू होता है। वार्म क्लाइमेट होता है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज्यादा वो सब हो गई, तो वो सब नॉर्मल होता है, ठीक है, ये सब होता है। फिर आता है डेवोनियन पीरियड। अब ये पीरियड को हम फिश पीरियड भी कहते हैं। फिश पीरियड मतलब यहाँ पे मछलियां, फिशेस बहुत तेजी से इवॉल्व होती हैं, बहुत ही देखो फिश के साथ ऐसा है बेचारी, जैसे ही बढ़ना शुरू होती है, जैसे ही इवॉल्व होती है, तो इसके बाद फिर मास एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो यूज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फिश होता है। मैरीन फिशेस बहुत तेजी से आती हैं, मैरीन फिशेस बहुत तेजी से बढ़ती हैं और बहुत अलग अलग तरीके से। पहले एम्फीबियन, अच्छा पहली बार यहाँ पे सीड्स देखने को मिलते हैं हमको, ट्रीज देखने को मिलते हैं।
अच्छा, इसके पहले ट्रीज नहीं थे, सीड्स नहीं थे, समझना बात को, ट्रीज और सीड्स इसके पहले नहीं थे, अभी आते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड मास एक्सटेंशन। जैसे ही इवॉल्व हुआ भैया खत्म हो गया, 70% ऑफ द स्पीसीज खत्म हो जाती हैं, वाइप्ड आउट, पूरी तरीके से निपटा दिया जाता है। क्यों? ओशन सी लेवल का चेंज हो जाता है, वॉल्केनम बहुत तेजी से आ जाते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ग्लोबल वार्मिंग तो मतलब इतनी ज्यादा कि पूछो मत, ठीक है। तो सॉरी, ग्लोबल कूलिंग होती है इस टाइम पे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं। इसीलिए कहा गया, अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। पहले कूलिंग हुई थी तो निपट गए, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही तो फिर आगे हम निपट जाएंगे। देखो बात को समझो, एक संस्कृत में एक सूत्र है, अति सर्वेत, अरे अति सर्वत वर्जित, अधिक, जहां पे बहुत ज्यादा अति हुई ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अति नहीं करना है हमको, ग्लोबल ना कूलिंग होना चाहिए ना ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए, तो हमें बीच में रहना है। फिर आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। अब इस पीरियड में ऐसा क्या खास होता है, फिर दो पीरियड जैसे होगा फिर खत्म हो जाएगा। ये कार्बन के ऊपर रखा गया है, कार्बन के ऊपर मतलब यहां पे कोल फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, कोल फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस पीरियड कंटेन द कोल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा तरीके से होता है। एक्स वगैरह आते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि एक्स वगैरह कुछ ऐसे स्पीसीज आते हैं जो एग वगैरह कंटेन करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो है, ये सारी चीजें यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सब होता है, तो ये कुछ खास नहीं, हल्का फुल्का देख लिया। और हमने देख लिया परमीनियन पीरियड के अंदर आता है पेंथलासा। अच्छा, पेंथलासा क्या है? पेंथलासा जो है एक बहुत बड़ा सुपर ओशन के, जैसे अपने पास अभी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं, उस टाइम पे एक सुपर ओशन, बहुत बड़ा ओशन होता था जिसको हम पेंथलासा कहते थे, और एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसको हम पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया कहते हैं। पेंजिया इज ए सुपर कॉन्टिनेंट, दिस इज सुपर ओशन, ये आप लिख लेंगे, ठीक है, सुपर लिख लेंगे, सुपर ओशन एंड सुपर कॉन्टिनेंट। फिर जैसे ये सारी चीजें होती हैं थर्ड मास एक्सटेंशन हो जाता है। अच्छा, इस टाइम पे परमियन पीरियड के अंदर थोड़ा थोड़ा रेप्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं, है ना, जैसे चिपकली वगैरह सब, चिपकली तो बहुत बाद में आई हालांकि, पर रेप्टाइल्स वाली चीजें हमें थोड़ा सा देखने को मिलती है उस टाइप के जो रेप्टाइल्स है वो। थर्ड मास एक्सटेंशन होता है, और थर्ड मास एक्सटेंशन के अंदर लगभग लगभग 96% मेरीन लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, निपटा दिया जाता, पूरे के पूरे को 96% मेरीन लाइफ को निपटा दिया जाता है। 4% गिने चुने लोग बचते हैं, लोग मतलब स्पीसीज बचते हैं, और 70% जो है लैंड के अंदर वर्टिब्रेट्स जो थे वो निपटा दिए जाते हैं। 70% लैंड वाले निपट जाते हैं और 76% मेरीन वाले निपट जाते हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने इंसेक्ट्स बचते हैं यहाँ पे, गिने चुने इंसेक्ट्स बचते हैं, कीड़े मकोड़े, जिन्हें आप बोलते हैं अरे तुम तो कीड़े मकोड़े हो, कॉकरोच, जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी चल रही है ना, तेजी से प्रोटेस्ट वगैरह भी सारी चीजें चल रही हैं, तो वही मतलब कॉकरोच तो नहीं, पर कुछ ऐसे ही कीड़े मकोड़े जिन्हें बोल दिया गया था वो सरवाइव कर ले जाते हैं थर्ड मास एक्सटेंशन में। तो कीड़े मकोड़ों को हल्के में नहीं लेना है ना, ये समझना है। तो क्या था, CO2 और मीथेन का बहुत ज्यादा रिलीज होता है, मीथोजन एक्टिविटी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एस्टेरॉइड्स का इंपैक्ट होता है, एस्टेरॉइड ऊपर से आते हैं और निपटा देते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज होती रहती है जिसकी वजह से निपट जाता है, और ये पूरा पैलियोजोइक एरा खत्म हो जाता है, ठीक है। इट एंड्स द पैलियोजोइक एरा, और इसके बाद शुरू होता है हमारा मीसोजोइक एरा, मिडिल है ना, तो क्या स्टार्ट होगा, मीसोजोइक एरा। अच्छा, मीसोजोइक एरा से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा 4 इयोन्स थे, 4 इयोन्स में हेडियंस पढ़ा, आर्चियन पढ़ा, प्रोटेरोजोइक हमने पढ़ा, देन हमने पढ़ा पैरेजोइक, पैरेजोइक के अंदर हमने पैलियोजोइक हमने स्टडी कर लिया ऑलरेडी, वी हैव कवर द पैलियोजोइक एरा, ठीक है। और पैलियोजोइक एरा के अंदर हमने अपना कितने 3 मास एक्सटेंशन देखे हैं और 6 पीरियड देखे हैं, 6 पीरियड्स को 3 मास एक्सटेंशन को हमने कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मीसोजोइक एरा। अब मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड और एक मास एक्सटेंशन में डिवाइड किया गया है। ट्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, ये तो आप लोगों को फेवरेट होने वाला है ना, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड, समझना है 3 पीरियड हैं। और ट्रियासिक पीरियड्स के बाद 4th मास एक्सटेंशन होता है, फिर जुरासिक पीरियड होता है। जुरासिक मूवी वगैरह आपने डायनासोर की बहुत देखी होगी, जाके देखना अगर समय मिले तो, ऐसा नहीं है, अगर नहीं देखी तो जाके देखना। ऐसा डायनासोर का समय कहा जाता है, ये पूरा एरा डायनासोर, रेप्टाइल्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायनासोर रेज होते हैं यहाँ पे, और इसी एरा में डायनासोर निपट जाते हैं। तो ये पूरी के पूरे मेरे हिसाब से मेसोजोइक की जगह इसको बोलना चाहिए डायनासोर एरा, डायनासोर यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। तो ट्रियासिक पीरियड की बात करता हूं मैं। अच्छा, 5th मास एक्सटेंशन भी होता है लास्ट में, जैसे मास एक्सटेंशन होता है उसके बाद सब निपट जाते हैं।
जुरासिक पीरियड को हमने अर्ली और मिडिल और लेट में इपोक में डिवाइड किया हुआ है, और क्रिटेशियस को हमने अर्ली क्रिटेशियस और लेट क्रिटेशियस में डिवाइड किया हुआ है, आगे हम समझेंगे। ठीक है, क्रिटेशियस इपोक में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये मैं समझा देता हूं कि ट्रियासिक पीरियड के अंदर क्या होता है। लाइफ धीरे धीरे, जैसे मास एक्सटेंशन हुआ था पिछली बार हमने देखा था ना कि थर्ड मास एक्सटेंशन होता है, मास एक्सटेंशन के बाद ही पीरियड और किसी भी चीज की समाप्ति कर रहे हैं हम, है ना, पेलोजोइक एरा की समाप्ति हो रही। फिर जैसे ही पेलोजोइक एरा की समाप्ति होती है, ट्रियासिक पीरियड आता है, धीरे धीरे फिर से पनपते हैं और रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं। 70% कीड़े मकोड़े सब मर चुके थे, कीड़े मकोड़े ही सिर्फ बचे हुए थे, 30% जो बचे थे। अब मेसोजोइक एरा के अंदर, ट्रियासिक पीरियड के अंदर धीरे 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 एवोल्यूशन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, एसिडिफिकेशन, ये सब कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं कि सब नहीं होता रहे, सब धीरे 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 होता रहता है। ठीक है, इस समय पे एक इंपॉर्टेंट सी है, मैं लिख देता हूं, ट्रियासिक जो है, ठीक है, ट्रियासिक पीरियड। इस पीरियड के अंदर आपको समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मैंने क्या बताया, ट्रियासिक पीरियड, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, पेंजिया अभी तक एग्जिस्ट होती है। पेंजिया जो हमने बोला ना, एक बहुत बड़ा हमारा सुपर कॉन्टिनेंट, वो एग्जिस्ट करता है और धीरे धीरे वो टूटना शुरू होता है इस एरा के अंदर। टेथसी मिडिल, अब ये जब टूटेगा तो क्या होगा, जो पेंथलासा था, पेंथलासा क्या था, पेंथलासा सुपर ओशन था ना, सुपर ओशन, बहुत बड़ा ओशन था, एक ही ओशन था, सुपर ओशन। अब जब ये टूटेगा तो बीच में, मान लो ये सबसे बड़ा है, अभी अगर ऐसा बीच में ब्रेक हो रहा है तो बीच वाला जो पानी बनेगा ना, ये वाटर आ जाएगा यहाँ पे, जब टूटेगा तो वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा तो ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये पूरा पानी था पहले, तो अभी दो पानी हो गया, इधर पानी हो गया, इधर पानी हो गया, तो इन दोनों को अलग, तो टेथत सी, इसको क्या बोलते हैं, टेथत सी। ऐसा कहते हैं कि यही जो है मेडिटेरियन सी जाके बनता है, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, टेथस से स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है, मिडिल ट्रियासिक में कुछ समय बाद, जब ये, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग थी, थोड़े से बीच में ये बनना शुरू हो जाता है, और डायनासोर धीरे धीरे पनपना शुरू होते हैं इस पीरियड के अंदर, और जैसे ही बेचारे पनपते हैं वैसे इन्हें मार दिया जाता है, एक बार फिर से इनका हत्या कर दी जाती है, मतलब फोर्थ मास एक्सटेंशन हो जाता है। क्या होता है, फोर्थ मास एक्सटेंशन। जैसे हम, आपने देखा होना ना कि अभी एक मूवी अभी आपने अगर देखी होगी तो कश्मीर फाइल्स हो गई, या बंगाल फाइल्स हो गई, या फिर आप जो 1995 पंजाब के, जिसको सतलुज मूवी के नाम से भी रिलीज किया गया था, फिर उसको फिर हटा दिया गया। तो फोर्थ मास एक्सटेंशन जो हुआ, अब उस टाइप से जो कांड हुआ कि लोगों को खूब बिल्कुल बड़े लेवल पे मारा जा रहा है, तो इस टाइप पे एलिमिनेट किया गया। ठीक है, क्या रीजन रहा है, वही रीजन जो हम अभी तक देखते आए मेनली, कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा हो गए थे, CO2 ज़्यादा हो गया था। ठीक है, और ये सब एसिडिफिकेशन हो गया था, वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। अब CO2 कैसे ज़्यादा होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी जब बढ़ती है ना, तो CO2 ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका आपका प्यारा अपना जुरासिक पीरियड, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं जब से, जुरासिक पीरियड। अब यही है भाई, यहाँ पे डोमिनेट होते हैं कौन, हमारे डायनासोर। तो हमारे डायनासोर, दिस इज एरा ऑफ डायनासोर, रूल किया जाता है भैया, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली के अंदर क्या होता है भाई, क्रोकोडाइल्स आते हैं, बहुत पुराने हैं क्रोकोडाइल, हल्के में नहीं लेना, बहुत पुरानी प्रजाति है क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल इवॉल्व होते हैं, लार्ज बड़े बड़े एम्फीबियन, अलग अलग। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आपको पता भी नहीं होगा, बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके के जीव जंतु उस समय पैदा हुए थे, हमें तो शायद आधों के बारे में पता भी नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं, अभी भी रिसर्च चल रही है, आधों के बारे में हमें पता भी नहीं है। ठीक है, वो सब छोटे छोटे, पहले क्रोकोडाइल जो है, लार्ज एम्फीबियन जो वगैरह जो थे, वो सब छोटे 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 छोटे, अब इनका साइज बड़ा होना शुरू होता है, जैसे ही मिडिल में आते हैं, जैसे ये मिडिल एज में आते हैं, मिडिल जुरासिक में, ये भैया अपने उसमें आ जाते हैं, तो पीक आता है इनका, बहुत डोमिनेंस आ जाता है, चारों तरफ डायनासोर। जो आपने मूवी देखी ना, इंसान के साथ डायनासोर, वो तो मूवी है, बट स्टिल में उस चीज में आप समझो कि वो कितना ज्यादा इवॉल्व हुआ, कितने बहुत डाइवर्सिफाई हो गए, अलग, आपको पता ही नहीं कितने टाइप्स के डायनासोर, डायनासोर के अंदर भी टाइप्स, ये वो तो बहुत डिटेलिंग, इतना नहीं जाना है आपको, है ना, फ्लो में नहीं जाना है। फिर आता है लेट, लास्ट में। अब ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, लोग जो है पेंजिया जो है स्प्लिट हो जाता है पूरी तरीके से, और दो बन जाता है, एक नॉर्थ में, ये जो स्प्लिट हुआ, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो था ऐसा था, और ये स्प्लिट हुआ, ये अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं है, ये पेंजिया, क्या था, पेंजिया था, ये पेंजिया स्प्लिट हुआ, ऊपर नॉर्थ वाला और नीचे साउथ वाला बना। जो नॉर्थ वाला बना उसको हमने क्या बोल दिया, लॉरिशिया बोल दिया, और नीचे वाले को हमने क्या बोल दिया, गोंडवाना लैंड बोल दिया। ठीक है, इंडिया,
इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड बोल दिया, साउथ में, हमको ये पता है। अब फिर हमारा आता है इसके बाद कौन सा पीरियड, बताओ। जुरासिक हो गया, फिर आता है क्रिटेशियस पीरियड। इसको भी हमने अर्ली क्रिटेशियस और लेट क्रिटेशियस में डिवाइड किया हुआ है। क्रिटेशियस पीरियड के अंदर क्या होता है, द फाइनल चैप्टर ऑफ डायनासोर हैज बीन रिटन हियर, आखिरी अंतिम पड़ाव था। और क्रिटेशियस पीरियड के अंदर इनकी मृत्यु होना शुरू होती है। यहाँ पे पर बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अर्ली क्रिटेशियस में हमें बर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। बर्ड्स बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलते हैं, इवॉल्व होते हैं, बड़े बड़े पक्षी बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप के भी देखने को मिलते हैं। और ये पूरा पीरियड ऐसे ही चलता है। लेट क्रिटेशियस के अंदर हमें फ्लावर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह इवॉल्व हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल कूलिंग होती है और फिर आता है मैसिव एस्टेरॉइड का इंपैक्ट। बाहर से एक उड़ता हुआ एस्टेरॉइड आता है और पृथ्वी पे गिरता है, खटाक, और पूरा का पूरा समाप्त कर देता है। देखते हैं इफेक्ट क्या, पूरी लाइफ, लगभग लगभग पूरी लाइफ जो यहाँ पे थी वो वाइप्ड आउट हो जाती, खत्म हो जाती। 75% ऑफ द ऑल द स्पीसीज हैव बीन वाइप्ड। कभी भी देखना मास एक्सटेंशन में पूरी प्रजाति खत्म नहीं होती, सारी की सारी 100% नहीं खत्म होती है, कुछ बचती है, ठीक है। रेटिव एडिप्टिव रेडिएशन वगैरह सब ये सब निकलता है, इसकी वजह से जो मैमल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिशेस होते हैं, सब कुछ मिल रहा है। अभी जो चल रहा है, अभी भी तो मास एक्सटेंशन ही चल रहा है। हमने 5G लेके आए, 6G आ रहा है, ये सब क्या है, अब रेडिएशन निकल रहे, बर्ड्स देखो अब देखने को नहीं मिलते, सब खत्म हो चुके, सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा खत्म हो चुका है। आपका लेक्चर बहुत कम बचा हुआ है, बिल्कुल घबराना नहीं कि बहुत लंबा जा रहा है। सीनोजोइक एरा पे हम आ जाते हैं फटाफट। सीनोजोइक एरा की हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। सीनोजोइक एरा को हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पैलियोजीन पीरियड को, नियोजीन पीरियड को और क्वार्टरनरी पीरियड को, हमने 3 पीरियड को हमने डिवाइड किया है। और इसके बाद यही हमारा लास्ट है, ये बता दो, दिस इज द लास्ट सीनोजोइक एरा, दिस इज द लास्ट टॉपिक। सीनोजोइक एरा हमारा खत्म होगा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, हम भी खत्म हो जाएंगे। ये एरा खत्म तो हम भी खत्म, इस बात को याद रखना, है ना। यही लास्ट एरा है हमारे लिए। वैसे तो आप इसके पहले ही अपन निपट जाएंगे, है ना, इतनी ईजी नहीं है अपनी। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, पैलियोजीन पीरियड की बात कर लेते हैं, है ना। अरे सर, पैलियोजीन पीरियड ध्यान से देखो, फेनिरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा हमने ये देख लिया, पूरा देख लिया हमने, ये देख लिया पूरा, और ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब पैलियोजोइक पीरियड के अंदर पैलोसीन इपोक, इकोसीन इपोक और ओलिगोसीन इपोक। सर ये नाम याद रखने क्या, नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। बस अगर आप थोड़ा सा नजर में रखोगे, पढ़ते रहोगे, याद हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, उसके ज्यादा आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पैलियोसीन के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी चीज है, फटाफट सुन लो बस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जनरल वार्मिंग होती है, जंगल्स वगैरह आते हैं, पोल्स वगैरह पार्ट हो जाते हैं, क्रोकोडाइल्स डोमिनेट करता है इस पर्टिकुलर एरा के अंदर। कौन डोमिनेट करता है, क्रोकोडाइल डोमिनेट करता है, ठीक है। क्रोकोडाइल डोमिनेट करता है। इकोसीन इपोक के अंदर क्या होता है, मैमल्स ग्रे होते हैं, उनके साइज बढ़ते हैं, व्हेल्स वगैरह जो बड़ी बड़ी व्हेल्स है ना, वो अर्ली व्हेल्स देखने को मिलती हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, व्हेल्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये सब याद रखना। ओलिगोसीन इपोक के अंदर क्या होता है, ग्रासलैंड स्प्रेड हो जाता है, मतलब जैसे अपने ग्रासलैंड वगैरह देखे होंगे उस सब इसी टाइम के। और फिर जब ग्रासलैंड आएगा तो कौन आएगा, एलिफेंट्स आएंगे, कुत्ते मतलब डॉग्स आएंगे, सॉरी कैट्स आएंगे, मैमल्स आएंगे, ये सब चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, ये वो इवॉल्व होना शुरू होता है। फिर आता है हमारा नियोजीन पीरियड। नियोजीन पीरियड के अंदर क्या होता है, 2 पीरियड होते हैं, माइकोसीन और पीलियोसीन। माइकोसीन और पीलियोसीन। माइकोसीन में क्या होता है, टेथसी क्लोज हो जाता है और क्रिएशन ऑफ अरेबियन पेनिसुला वगैरह बनता है, ठीक है। नई आइलैंड बनती है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, ये सब हमको देखने को मिलता है इसी इपोक के अंदर। ये सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सूखापन मतलब एरिडिटी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा जो आपने देखा होगा ना कि डेजर्ट वगैरह वो सब बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पीलियोसीन पीरियड के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इस्थमस, पनामा कैनल वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाता है बनना। तो पहले ह्यूमन के एंसेस्टर हमें देखने को मिलता है सवाना ग्रासलैंड के अंदर। देखो ग्रासलैंड आया, आपने सुना, वो हम हिस्ट्री में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन मानसून वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, इंडिया बन जाता है हमारा, सहारा डेजर्ट, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाता है, डेजर्ट वगैरह मैंने जैसे बताया सब, ये तो ये खत्म हो गया, ठीक है। नियोजीन पीरियड के अंदर क्या होता है, माइकोसीन इपोक और पीलियोसीन इपोक हमने कवर कर लिया। क्वार्टरनरी पीरियड जो हमारा अभी चल रहा है, कौन सा पीरियड अभी हमारा चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है। अगर कोई पूछे कि किस पीरियड में है तो हम क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर पीलियोस्ट जो है हमारा पीलियोस्टोसिन जो इपोक है, ये हमारा चलता है। आइस एज होता है यहाँ पे। आइस एज मतलब ये कई बार आइस एज आया है, फिर आइस एज हट गया। अभी भी आइस एज चल रहा है क्या, यस अभी भी आइस एज चल रहा है, लेकिन अभी जो आइस एज चल रहा है वो कुछ
कुछ ही जगह पे चल रहा है। जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में अगर आप देखोगे तो वहां पे आइस एज चल रहा है और हिमालयस के पास आइस एज चल रहा है ना। तो ये आइस एज का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि आइस एज पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना, डिसअपियर और रीअपियर एकदम से नहीं होती है ना। उसके बीच में एक स्लोप होता है, हर जगह पे स्लोप होता है कि थोड़ा सा समय लेता है अंतराल, और समय अंतराल काफी ज्यादा होता है। अभी कम होता है, आइस एज खत्म होते होते कहां तक रह गया, एक तो ऊपर की तरफ अपना हिमालयस में रह गया और नॉर्थ पोल में रह गया, तो दो जगह रह गया। जब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रेस हो जाएगा तो आइस एज खत्म होगा, है ना। पूरी तरीके से अभी आइस एज मतलब एक तरीके से हम एंड मान रहे हैं, बट स्टिल आइस एज इज गोइंग ऑन, अभी चल रहा है। अभी होलोसीन पीरियड, प्लेस्टीन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम इसको होलोसीन और एंथ्रोपोसीन भी बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो हमारी है, मतलब हमारी एंथ्रो मतलब ह्यूमन होते हैं, और ह्यूमन की जो एक्टिविटी बहुत ही खराब है। वो पूरा सिक्स्थ मास एक्सटेंशन जो है ना, मतलब अभी तक जो मास एक्सटेंशन आए हैं वो किसी नेचर की वजह से आए हैं, पर जो छठवां मास एक्सटेंशन होगा ना वो ह्यूमंस की वजह से होगा, इसकी गारंटी 100%। ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी सिक्स्थ मास एक्सटेंशन इज गोइंग ऑन, ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, इट्स टेक टाइम। ऐसा नहीं कि आज होगा और कल खत्म, दो बाबा सुना 2026 में दुनिया खत्म है, ऐसा नहीं होगा, है ना। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इस पूरे होलोसीन पीरियड के अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूं, दिस होलोसीन इपोक के अंदर पूरी हिस्ट्री अपनी लिखी गई है। दिस पूरी हिस्ट्री इसी के अंदर अभी जो भी एंथ्रोपोसीन और पोलोसीन है वो लिखी गई है, और सिक्स्थ मास एक्सटेंशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। यहां पे मैंने चार्ट दे रखा है, तो पूरा हमारा समरी इसी के अंदर है। प्री कैम्ब्रियन के अंदर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑक्सीजनेटेड स्नोबॉल। हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, अब हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। प्री कैम्ब्रियन पीरियड हो गया है ना, प्री कैम्ब्रियन पीरियड हमने पढ़ा। तीन पीरियड को हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड बोलते हैं, जैसे हैडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक एरा को, इयोन को। ये इयोन हो गए, इनको डिवीजन नहीं हुआ है, किसी भी इयोन एरा में डिवीजन नहीं किया गया है, याद रखना। फिर हमने फेनेरोजोइक पढ़ा, फेनेरोजोइक में हमने पैलियोजोइक एरा पढ़ा। हमने इसके अंदर तीन एरा पढ़े, कौन कौन से, पैलियोजोइक प्री, जैसे मेसोजोइक मिडिल और सीनोजोइक करंट, ठीक है। पैलियोजोइक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ा, ऑर्डोविशियन पढ़ा, सिल्यूरियन पढ़ा, हमने डेवोनियन पढ़ा, कार्बोनिफेरस पढ़ा और पर्मियन पढ़ा। ये छह हमने पीरियड पढ़े, टोटल 6 पीरियड्स हमने पढ़े। और इन दैट कैरिबियन एक्सप्लोजन ऑल द मेरीन हमने पढ़ा, परमिटेसिस देखी हमने, कोरल्स देखे हमने, लैंड ऑर्थोवर्ड्स देखे, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स देखा हमने, एज ऑफ फिशेस देखे हमने बोलते डेवोनियन एज ऑफ फिशेस पूछ लिया जाता है। कार्बोनिफेरस कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट, जनरली हमें जाइंट इंसेक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है, एग का एवोल्यूशन होता है इस पीरियड के अंदर। पर्मियन के अंदर सुपर कॉन्टिनेंटल पेंजियल जो है डोमिनेट करता है, रेप्टाइल डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे इंटीरियर क्लाइमेट चेंज होता है। मेसोजोइक के अंदर ट्रीसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस हमने 3 पीरियड देखे, और इसी को ट्रीसिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली मिडिल लेट, और जुरासिक को अर्ली मिडिल लेट, और क्रिटेशियस को अर्ली और लेट के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। पहले डायनासोर देखने को मिलता है, ब्रेकअप पेंजिया ब्रेकअप होता है, ट्रियासिक से जुरासिक तक 4th मास एक्सटेंशन होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमने एक्सटेंशन देख के रखे हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। पहला बर्ड हमें देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलता है, पीक ऑफ डायनासोर फर्स्ट मिड जुरासिक के अंदर हमने बोलते हैं पीक देखने को मिला है, क्रोकोडाइल्स वगैरह ये सब आते हैं। तो क्रोकोडाइल्स उस जमाने के याद रखना, ठीक है। उनके बीच में डायनासोर और क्रोकोडाइल के बीच में युद्ध होता था, एक पानी में एक जंग, एक उसमें, तो खतरनाक। और बड़े बड़े डायनासोर होते, छोटे छोटे नहीं, बहुत खतरनाक बड़े बड़े। मैमल्स डाइवर्सिफाई कॉन्टिनेंट्स होते थे, ठीक है। ग्रासलैंड एक्सपेंड होता था, आइस एज, होमो सेपियंस, अभी जो हमारा चल रहा है प्लिस्टोसीन, और उसके बाद होलोसीन अभी तक हमारा ये सब चल रहा है। और 6th ऑन गोइंग एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटेंशन भी हमारा चल रहा है, और ये सब हमने देख लिया है, स्टडी कर लिया है, कवर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। अगर इसके बाद कुछ रह जाएगा, वैसे तो कुछ रह नहीं गया, मैंने लगभग 100% कवर कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर तो पढ़ेंगे, एक मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज लाऊंगा, जहां हम एमसीक्यू के थ्रू इन सारी चीजों को कवर अप करेंगे। मैं आंसर राइटिंग की भी सीरीज लाऊंगा, जहां हम आंसर राइटिंग के थ्रू इन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो देखो हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं। एक बार हमने थ्योरी के थ्रू कवर किया, देन हम क्या करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको प्री में कवर काम आता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो प्री वगैरह, तो वहां पे एमसीक्यू आता है। कहा जहां आपको आंसर राइटिंग लिखने का काम आता है, वहां पे मेंस की जरूरत होती है, और मेंस से आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे। तो आंसर राइटिंग के थ्रू हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। यस बच्चा, पूरा सिलेबस हम आंसर राइटिंग के थ्रू कवर करेंगे, पूरा सिलेबस हम एमसीक्यू के थ्रू भी कवर करेंगे। तो आपका 3 बार सिलेबस तो मैं खुद कवर करवा दूंगा, और 1-2 बार फिर आप दया करके मेरे ऊपर
रिवीजन भी कर लेना, है ना? 1-2 बार दया करके आप रिवीजन कर ही सकते हैं, तो जब आप 1-2 बार दया करके रिवीजन करेंगे, तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट्स को मैं ऑल सब्जेक्ट्स को आपको इसी तरीके से करवाने वाला हूँ, इतनी ही डिटेलिंग में करवाने वाला हूँ। लेक्चर कभी भी आपको स्लो लगता है, चाहिए लगता है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक आप लेक्चर देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना लंबा, इतनी मेहनत करना टफ है, बहुत टफ है, मुझे मालूम। और इतना टिकना बहुत टफ है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 1 साल दीजिए मुझे, 1 साल के अंदर सारा सिलेबस आप तो पढ़ के कंप्लीट करोगे, मैं पढ़ा के कंप्लीट करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए, इसी वादे के साथ हम लेक्चर को करते हैं समाप्त। और आप करिए लेक्चर को लाइक, नीचे करिए कमेंट, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो करिए इसको कमेंट और बताइए कि कैसा लगा आपको लेक्चर। और शेयर कीजिए अपने व्यूज को। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया, ट्विटर में, एक्स में, हर जगह पे अवेलेबल है हम, थ्रेड्स के अंदर। तो फॉलो कर लो, जहां जहां जिस सोशल मीडिया में आप हो, फटाफट जाके फॉलो करो और मजे लो। फिर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है आपको, है ना, उसको नहीं भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत शानदार चीजें आने वाली है। प्री के लिए मैं ऐसी ऐसी चीजें लेके आने वाला हूँ कि आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।